हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशर CS एंड IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आप यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, आपको यूट्यूब रिकमेंडेशन के थ्रू ये वीडियो मिली है या फिर कहीं शेयर के थ्रू वीडियो मिली है आपको और आप इस वीडियो पे आए हैं, तो पहले वीडियो को आप पूरा देखना। HSSC के एग्जाम्स या ऑल इंडिया एग्जाम्स, TGT PGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स में जहाँ पे पाइथन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे हमने 4 वीडियोस पहले ही हम कवर कर चुके हैं। जहाँ पे हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटर्स की वीडियो आ चुकी है और वेरिएबल्स की वीडियो भी आ चुकी है। तो पाइथन की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज का जो टॉपिक है उसकी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कंडीशनल। कंडीशनल में से AL को हटा देते हैं तो क्या बचता है? बचता है हमारा कंडीशन। और लूपिंग कंस्ट्रक्ट में से ING और कंस्ट्रक्ट को हटा देते हैं तो बचता है हमारा लूप। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हमें 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक लूप पे ध्यान देना है और एक कंडीशन पे ध्यान देना है। कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा होता है दोस्तों, अगर गुड मॉर्निंग किसी को बोलना है हमें, तो हमें टाइम देखना पड़ता है। क्या सही टाइम है गुड मॉर्निंग बोलने का? क्या 12 बजे से पहले का टाइम है या 12 बजे के बाद का टाइम है? अगर हमें गुड आफ्टरनून बोलना है तो भी हमें टाइम चेक करना पड़ता है। गुड नाइट बोलना है तो भी हमें टाइम चेक करना पड़ता है। किसी को हमें बर्थडे विश करना है तो हमें देखना पड़ता है कि क्या आज उसका बर्थडे है या नहीं है। अगर नहीं होगा फिर बर्थडे विश करेंगे तो अजीब सा लगेगा। वैसे ही कंप्यूटर में जब हम पाइथन की हेल्प से प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी कभी हमें चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे चेक करने की ज़रूरत पड़ती है? जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जो इफ़ स्टेटमेंट होती है उसकी हेल्प से हम चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? इफ़ को हिंदी में बोलते हैं अगर। कि भाई अगर x जो है वो 0 से बड़ा है, हम हमारे इंटरप्रेटर को बताते हैं तो प्रिंट कर दो x इज पॉजिटिव। तो ऐसा लिख के क्या कर दो? प्रिंट कर दो। हमने यहाँ पे किसका यूज किया? इफ स्टेटमेंट का यूज किया। और इस इफ के बाद जो भी ये एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं बुलियन फॉर्म में, इन्हीं को क्या बोला जाता है? कंडीशन बोला जाता है। हमने यहाँ पे इन 2 लाइन में एक कंडीशन की बात की है। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन यही तो है, अगर लिख दिया जहाँ पे कि भाई अगर ऐसा है तो ही ऐसा करना है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अलग बात है। तो अगर जो हम इफ़ के बाद जो कंडीशन करते हैं अगर वो सही होती है तो हमारा वो जो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट होती है वो हमारी प्रिंट हो जाती है। द स्टेटमेंट रिटन आफ्टर इज एग्जीक्यूटेड। इफ़ के बाद वाली कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो क्या हो जाती है? एग्जीक्यूटेड हो जाती है, वो प्रिंट हो जाती है। जैसे अगर हम एक ऑप्शन की बात करें, एक हमारे पास ऑप्शन है, इफ़ लिखा हमने और यहाँ पे कोई कंडीशन डाल दी। कंडीशन क्या डाल दी? मान लो हमने डाल दी कि x जो है वो बड़ा है 1 से, और शुरू में हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 5। x में हमने 5 वैल्यू डाल दी। इफ़ के बाद हमने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 1 की अगर x 1 से बड़ा है तो जो पहली स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दो, उसको प्रिंट कर दो। एल्स या फिर, एल्स को क्या बोलते हैं? या फिर अगर ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, तो जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर दो। पहली स्टेटमेंट में मान लो हमें क्या प्रिंट करवाना था? हमें प्रिंट करवाना था गुड मॉर्निंग। कि भाई अगर x 1 से बड़ा है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो, GM प्रिंट कर दो। या फिर क्या प्रिंट कर दो? गुड नाइट प्रिंट कर दो, GN प्रिंट कर दो। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है, हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा या गुड नाइट प्रिंट होगा? हमने x इज इक्वल टू 5 लिया हुआ है। इफ के बाद कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 1। अगर x 1 से बड़ा है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो, एल्स गुड नाइट प्रिंट कर दो। तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या है? 5, और x क्या है? 1 से बड़ा है। 5 क्या है? 1 से बड़ा है। तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? हमारा गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम काम करते हैं उन कंडीशंस को बोला जाता है इफ कंडीशंस या फिर इफ स्टेटमेंट। इफ तो क्या होती है? स्टेटमेंट होती है। और इफ के बाद जो भी एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है रिटर्न आफ्टर, उसको क्या बोलते हैं? उसको एक कंडीशन बोला जाता है। एक स्थिति हमने पैदा कर दी वहां पे, स्थिति परिस्थिति जो भी है। तो हम हमारे इंटरप्रेटर को क्या बताते हैं दोस्तों? हम बताते हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट के बाद लिखी हुई कंडीशन अगर सही है तो आप ये प्रिंट कर दो। अगर वो सही नहीं है, एल्स अगर वो सही नहीं है तो आप दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। अगर यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू 1 ले लेता
और यहाँ पे मैं इफ के बाद लिखता x इज लेस देन 1, कि अगर x 1 से छोटा है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो या फिर गुड नाइट प्रिंट कर दो। तो क्या प्रिंट हो जाता, हमें पता है कि x तो क्या है 1 के बराबर हमने लिया हुआ, जो x 1 से तो छोटा हो नहीं सकता, 1 के बराबर होगा, तो क्या प्रिंट हो जाता हमारा गुड नाइट प्रिंट हो जाता, यानी कि दूसरी जो स्टेटमेंट थी वो हमारी प्रिंट हो जाती। ऐसे ही इफ और एल्स के बीच में हम एक और कंडीशन लेते हैं, एक और स्टेटमेंट लेते हैं जिसको बोला जाता है एल इफ। एल इफ का क्या मतलब है कि पहली कंडीशन हमने दे दी, इफ पहली कंडीशन मान लो हमने ले लिया x इज इक्वल टू 10, पहली कंडीशन हम दे देते हैं x इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, हमने यहां पे लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 20, तो ये प्रिंट कर दो। तो ये तो प्रिंट होगी नहीं क्योंकि x जो तो था वो 10 था, वो 20 से बड़ा तो था नहीं, तो ये तो प्रिंट होगी नहीं। दूसरी कंडीशन आती है एल इफ कंडीशन 2। दूसरी कंडीशन में हम रखते हैं x इज ग्रेटर देन 30, तो दूसरी कंडीशन होगी वो भी नहीं, वो स्टेटमेंट भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x तो 30 से बड़ा है ही नहीं, x तो 10 है। अगर ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना था गुड मॉर्निंग, अगर x 20 से बड़ा है तो गुड मॉर्निंग प्रिंट कर दो, x 30 से बड़ा है तो गुड नाइट प्रिंट कर दो। ये दोनों ही अगर सही नहीं है, ना ही इफ स्टेटमेंट सही है, ना ही एल इफ स्टेटमेंट सही है, तो फिर एल्स या फिर क्या कर दो, तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। मान लो हमें यहाँ पे करवाना था गुड आफ्टरनून प्रिंट, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा गुड आफ्टरनून प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट हो जाएगा? क्योंकि x कोई वेरिएबल था जिसमें हमने वैल्यू असाइन करी थी क्या, 10। पहली कंडीशन के हिसाब से अगर हमें प्रिंट करवाना था, एग्जीक्यूट करवाना था स्टेटमेंट को, तो वो स्टेटमेंट जो है कंडीशन x जो बड़ा है 20 से, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या 10 बड़ा है 20 से? जी नहीं, 10 बड़ा नहीं है 20 से, तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगली स्टेटमेंट एलिफ वाली में हमने डाल दी कि x बड़ा होना चाहिए 30 से, तो प्रिंट होगा गुड नाइट। लेकिन हमने देखा कि 10 तो 30 से बड़ा है ही नहीं, तो गुड नाइट भी प्रिंट नहीं होगा। अब हमने बोल दिया कि ना ही ये कंडीशन फुलफिल हो रही है और ना ही ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर दोनों ही रॉन्ग आ जाएं, फॉल्स आ जाएं, तो हमारी तीसरी स्टेटमेंट जो है उसको एग्जीक्यूट कर दो। तीसरी स्टेटमेंट हम चाहते थे कि गुड आफ्टरनून प्रिंट हो जाए, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड आफ्टरनून प्रिंट हो जाएगा। तो इनको बोला जाता है दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहां पे हम इफ का यूज करते हैं, एल इफ का यूज करते हैं और एल्स का यूज करते हैं। इफ के बाद डायरेक्ट भी आप एल्स का यूज कर सकते हो, यहाँ पे दो कंडीशंस हो जाती हैं। इफ के बाद आप एलिफ का यूज करते हुए एल्स का यूज भी कर सकते हो। अब ध्यान रखने की बात यह है कि एलिफ से पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है और इस एन के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हुई है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कंडीशंस हम डालते हैं, ये कैसी कंडीशंस होती हैं दोस्तों, ये OPTIONAL, ये ऑप्शनल कंडीशंस होती हैं। इनको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई बात नहीं होती, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी हमसे कंडीशन दी गई है, मान लो x के टर्म में कंडीशन दी हो या y के टर्म में कंडीशन दी हो, z के टर्म में, a के टर्म में या b के टर्म में, किसी के भी टर्म में हमें कोई कंडीशन दी गई है, सबसे पहली चीज़ क्या चेक करोगे कि उसको वैल्यू किसने के बराबर डाला है, उसमें वैल्यू कितनी डाली है, 10 डाली है, 20 डाली है, 5 डाली है, कितनी वैल्यू डाली है। उसके बाद चेक करोगे वो कंडीशन, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट होगी उससे पहले उस कंडीशन को चेक करोगे कि क्या उसमें जो वैल्यू हमने डाली है, 5 वैल्यू जो डाली है और जो कंडीशन दी हुई है ग्रेटर देन 5, क्या उसको फुलफिल कर रही है या वो नहीं कर रही है। अगर वो कर रही हो तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हो वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं कर रही हो तो दूसरी कंडीशन पे जाओगे, दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रही हो तो जो दूसरी के नीचे लिखा होगा वही प्रिंट करवा दोगे, यानी कि आंसर वही लगा दोगे। वो भी नहीं कर रही हो और फिर एल्स लिखा हुआ हो तो फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर तो ये जो तीसरी स्टेटमेंट है यही फुलफिल होगी और यही आपकी प्रिंट होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इफ स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार आ जाए तो उसको आप ठीक करके आओगे ही आओगे। चलो जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करने का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे बात हो रही है PERC, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज को, किसी स्टूडेंट की परसेंटेज के बारे में बात हो रही है कि इफ़ अगर परसेंटेज जो है वो 85 से ज़्यादा है, मान लो उस स्टूडेंट की परसेंटेज जो थी वो आई है 50,
किसी को 50% नंबर मिले हैं एग्जामिनेशन में, पहली कंडीशन है कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 85, हम यहाँ पे क्या करते हैं p इज इक्वल टू 50 कर देते हैं। p रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों परसेंटेज को, ध्यान रखना कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 85 प्रिंट कर दो a को। तो क्या हमारी परसेंटेज 85 से ज़्यादा है? नहीं है। तो क्या a प्रिंट होगा? नहीं होगा। फिर हमने यूज़ किया एलिफ का, जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन 2 में आपको बताया था इफ के बाद हम एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल होता है। एलिफ का यूज़ करके हमने दूसरी कंडीशन डाल ली। दूसरी कंडीशन क्या डाली? परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 एंड परसेंटेज इज लेस देन इक्वल टू 85। इसका क्या मतलब हुआ कि परसेंटेज जो है वो 70 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 85 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो क्या 50 70 से ज़्यादा है? नहीं है, लेकिन 85 से कम जरूर है। लेकिन इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 लेस देन 85, ये पूरी की पूरी कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फुलफिल हो रही है तो हम बी प्रिंट कर देंगे, जी नहीं। यहाँ पे और नहीं लगाया हुआ है, यहाँ पे एंड लगाया हुआ है। एंड लगाने का मतलब क्या होता है? जिन दो चीज़ों के बीच में एंड लगाया जाता है उन दोनों कंडीशंस को चेक किया जाता है। यहाँ पे अगर और लगाया जाता तो इसका मतलब होता कि या तो ये फुलफिल कर रहा हो या फिर ये फुलफिल कर रहा हो, लेकिन दोनों को साथ देखा जाएगा, एंड लगाया हुआ है इसलिए। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई भर्ती का किसी एग्जामिनेशन का कोई नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का कॉलम होता है वहाँ पे लिखा होता है, मान लो ग्रेजुएशन और लगा के बोलते हैं डिप्लोमा। तो या तो ग्रेजुएशन हो या फिर क्या हो? डिप्लोमा। लेकिन यहाँ और की जगह पे अगर एंड लगा देते हैं तो यस का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन और डिप्लोमा दोनों होने चाहिए। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि 50 जो है वो 85 से तो छोटा है लेकिन 70 से बड़ा तो नहीं है, तो बी भी प्रिंट नहीं होगा। फिर एक और एलिफ कंडीशन लगा दी, परसेंटेज जो है वो 60 से बड़ी हो एंड 70 से छोटी या बराबर हो। तो परसेंटेज हमारी कितनी है? हमारी तो 50% है। 60 से बड़ी है? नहीं है, लेकिन 70 से छोटी है, ठीक है। लेकिन दोनों फुलफिल होनी चाहिए क्योंकि एंड लगाया हुआ है, तो सी भी प्रिंट नहीं होगा। अब बात आती है एलिफ, एक और कंडीशन लगा दी, चौथी कंडीशन आ गई एक ही क्वेश्चन के अंदर। परसेंटेज जो है वो 45 से बड़ी होनी चाहिए, तो 50 जो है वो 45 से तो बड़ी है। और किससे छोटी होनी चाहिए? 60 से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन जो है, ये दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं। तो अगर ऐसा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास आता तो इसका आंसर क्या होता? 4 ऑप्शन होते ए बी सी डी, और ऑप्शन भी आपके पास ए बी सी डी ही होते, तो डी जो आंसर होता वो आपका आंसर हो जाता है। यानी कि प्रिंट क्या हो जाएगा? डी अल्फ़ाबेट आपका प्रिंट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल था दोस्तों जहां पे हम कंबाइन करते हैं मोर देन वन कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मोटे तौर पे जो ध्यान रखने की बात होगी वो ये होगी, एक तो आपको चेक करना है कि शुरू में परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, वो 50 दी है, वो 60 दी है, वो 70 दी है, या वो कितनी दी है, उस हिसाब से आपको ये कंडीशंस चेक करनी है। वहीं दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है कि यहाँ के बीच में एंड लगाया हुआ है या फिर और लगाया हुआ है। दो कंडीशन के बीच में एंड है या और है। एंड होगा तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, और अगर और हो तो दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो तो भी काम चल जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जो इफ़ है, एल इफ़ है या फिर एल्स है, ये आज के बाद आप लोगों के लिए फैमिलियर शब्द हो जाने चाहिए। और YouTube कम्युनिटी टैब के ऊपर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, और टेलीग्राम चैनल पे भी हम प्रैक्टिस करते रहते हैं टाइम टू टाइम वीडियो के बाद क्वेश्चंस की। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगला एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों के पास नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशन का क्या मतलब होता है? एक कंडीशन के अंदर ही दूसरी कंडीशन को डाल दिया जाए। यहां पे क्या था? एक कंडीशन अलग है, एक कंडीशन अलग है, एक अलग है, एक अलग है, आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं। सबके अलग अलग पैरामीटर हैं, सबकी अलग अलग शर्तें थी, सबका अलग अलग रिजल्ट था। लेकिन अगर एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन, जैसे अगर मैं वेन डायग्राम जैसे बात करूं, ये एक कंडीशन है और ये एक कंडीशन थी, तो कंडीशन के अंदर कंडीशन है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नेस्टेड कंडीशन बोलते हैं। अगर यहाँ से भगवान अगर ने चाहा भगवान ने, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी की ऐसी लाइन आपके पेपर में लिखी हुई आए, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए कंडीशन विद इन अनदर कंडीशन, सच कंडीशंस आर नोन एज। ऑप्शन में होगा नेस्टेड कंडीशन,
फलाना कंडीशन, ढिमकाना कंडीशन, 4 ऑप्शन होंगे तो हमेशा याद रखोगे नेस्टेड। नेस्ट किसको बोलते हैं? घोंसले को बोलते हैं। घोंसले के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे जो लकड़ियाँ वकड़ियाँ जो भी फूस घास फूस सा होता है वो घोंसले के अंदर होता है, यानी कि एक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो नेस्टेड कंडीशन जहाँ पे एक कंडीशन के अंदर कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इफ कंडीशन का यूज़ किया है, एल्स कंडीशन का यूज़ किया है, दो कंडीशंस का, दो स्टेटमेंट्स का यहाँ पे यूज़ किया है। माफ़ करना दोस्तों, कंडीशन तो इफ़ के बाद लगती है, ठीक है। इफ़ अगर तो x जो है वो y के बराबर है तो प्रिंट कर दो x एंड y आर इक्वल। ये स्टेटमेंट प्रिंट करनी है कब? अगर x बराबर है y के। एल्स या फिर। इफ़ का मतलब क्या होगा दोस्तों? इफ़ का मतलब होगा अगर। एल्स का मतलब क्या होगा? या फिर। राइटिंग थोड़ी सी देख लेना दोस्तों, ये माउस से ऐसा ही लिखा हुआ आता है। तो इफ़ अगर x बराबर है y के तो ये प्रिंट कर दो। एल्स या फिर दूसरी कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, या फिर अगर x छोटा है y से तो प्रिंट करो x इज लेस देन y। एल्स प्रिंट x इज ग्रेटर देन y। तो ये एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगा दी ना दोस्तों। अगर x छोटा है y से तो ये प्रिंट कर दो, या फिर x इज ग्रेटर देन y, ये प्रिंट कर दो। इसको क्या बोला जाता है? यहाँ से यहाँ तक क्या है ये? इसको बोला जाएगा दोस्तों नेस्टेड इफ या फिर नेस्टेड कंडीशंस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम मान लो x जो है, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू लिया है हमने 10 और y इज इक्वल टू हमने लिया है 20 शुरू में, ठीक है। पहली कंडीशन चेक करते हैं। x इज इक्वल टू y होगा तो हमें प्रिंट करवाना है x एंड y आर इक्वल, ऐसा लिखना है। तो क्या x और y इक्वल है? नहीं है, तो ये तो प्रिंट होगी नहीं। फिर हम देखते हैं एल्स में जाके कि अगर x y से छोटा है तो प्रिंट कर दो x इज लेस देन y, नहीं है तो प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर देन y। तो हमने देखा क्या x y से छोटा है? बिल्कुल। 10 तो क्या है? 20 से छोटा है। तो हमारा आउटपुट इस क्वेश्चन का क्या आएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आउटपुट आएगा x इज लेस देन y। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन को फिट कर दिया जाता है रिजल्ट लेने के लिए, उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को बोला जाता है लैंग्वेज के हिसाब से दोस्तों नेस्टेड कंडीशन। और इसकी डेफिनेशन को भी आप अच्छे से रट लो, यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। ये डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आती है लूपिंग कंस्ट्रक्ट। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों? अभी तक हमने देखा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशन के हिसाब से कैसे काम होता है। अब देखेंगे हम कि लूप्स के हिसाब से कैसे काम होता है। पिछली बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम में लूप से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर होता है, हम उससे एक तो नॉर्मल काम करवाते हैं कि भाई हमने टास्क दे दिया उसको x इज इक्वल टू 5 कर दे, और y इज इक्वल टू क्या कर दे? 10 कर दे। हमने दो उसके अंदर वैल्यू डाल दी, फिर हम उसको बोलते हैं ठीक है भाई अब तू कैलकुलेट कर दे x प्लस वाई। यानी कि हम कुछ ऐसा नॉर्मल हमारे कंप्यूटर से काम करवाते हैं, उसके बाद उसको दूसरा काम दे देते हैं, उसके बाद उसको तीसरा काम दे देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसको हमें बार बार कराना होता है। यहाँ पे करवा लिया, फिर करवा लिया, फिर करवा लिया, फिर करवा लिया, यानी कि रिपीटेटिव टास्क। क्या बोला जाएगा उसको? रिपीटेटिव टास्क, जहां पे रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है काम बार बार। काम कंप्यूटर से ऐसा रिपीटेडली काम करवा, अच्छा किसी इंसान से बार बार एक ही काम करवाओगे तो हो सकता है प्रैक्टिस करके वो बहुत अच्छा भी हो जाए, लेकिन बार बार वो एक ही काम को 100 बार करेगा तो बीच में गलतियां भी होंगी। लेकिन यही रिपीटेटिव काम हमें कंप्यूटर से करवाने का फायदा क्या होता है? वो क्या करता है? विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के हमारा कंप्यूटर हमें काम करके दे देता है। वहीं पर अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अंदर जब हम कोडिंग करते हैं तो उस कोड लिखते टाइम हमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही टाइप के कोड को कई बार लिखना पड़ता है। और ये टॉपिक हमने फंक्शंस के टॉपिक में किया था कि अगर कोड लिखते टाइम बार बार हमें एक ही चीज़ को कई बार लिखना होता है हमारे कोड के अंदर, तो हम क्या करते हैं? छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना देते हैं जिसके अंदर हम एक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं बार बार, फिर हम उस फंक्शन का यूज़ करते रहते हैं हमारे कोड में। फंक्शंस की वीडियो इससे पहली वीडियो थी, आप लोगों ने नहीं देखी है तो पाइथन लेक्चर 4 प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो। वापिस से आते हैं हमारे लूप वाले पे।
तो बार बार हमें कोई काम कराना है, कंप्यूटर से कराना है ताकि कोई गलती ना हो, उसके लिए हम लैंग्वेज में किसका यूज करते हैं दोस्तों? लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स आर यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट द सेम कोड इन ए प्रोग्राम। सेम चीज को बार बार रिपीट करने में हमारी प्रोग्राम के अंदर कौन हेल्प कर सकता है? लूप्स हेल्प कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरह के लूपिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं। पहली होती है हमारे पास व्हाइल स्टेटमेंट और दूसरी होती है हमारे पास फॉर स्टेटमेंट। अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, एल इफ स्टेटमेंट और हमने देखी थी एल्स स्टेटमेंट। लेकिन वहां पे बार बार कोई काम नहीं हो रहा था। वहां पे काम कैसे हो रहा था? कंडीशंस के हिसाब से काम हो रहा था। यहां पे देखते हैं व्हाइल स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट में हमारे पास कैसे काम होता है। तो अगर लूप्स के बारे में पूछा जाए, ऐसे खालिस्तान देके पूछा जाए कि खालिस्तान आर यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट द सेम कोड इन ए प्रोग्राम, कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया यहां से दोस्तों। देखो एक सेकेंड में इसको क्लियर करता हूं। यहाँ पे देखो लूप्स से लेके और इस प्रोग्राम वाली लाइन, ऐसी की ऐसी सेम लाइन आपके चिपका दी जाए एग्जाम में कि डैश आर यूज्ड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट द सेम कोड इन ए प्रोग्राम, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? लूप्स बोला जाता है। अब देखो व्हाइल स्टेटमेंट कैसे काम करती है दोस्तों। मान लो हमें 1 से लेके 10 तक नंबर्स जो हैं वो प्रिंट करवाने हैं हमारे प्रोग्राम में। किसकी हेल्प से? व्हाइल स्टेटमेंट की हेल्प से। हमने कोई वेरिएबल लिया i, जिसको हमने वैल्यू दे दी 1। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने यूज किया व्हाइल स्टेटमेंट का। व्हाइल का मतलब हिंदी में क्या होता है? जबकि, यानी कि भाई ये ऐसा है जबकि जो ये हमने लिया था वो छोटा है, बराबर है 10 के। तो i हमारा क्या है? या तो 10 के बराबर है या 10 से वो छोटा है। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट i, और ये प्रिंट i के बाद जो कोमा लगाया है ना दोस्तों, ये प्रिंट i के बाद जो कोमा लगाया है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा ना वो एक लाइन में आएगा, ना कि अलग अलग लाइन में आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा प्रिंट कोमा लगा हुआ दिख जाए, एक तो ऑप्शन में हो 1 2 3 4 5 एक लाइन में, एक ऑप्शन में लिखा हो ऐसे 1 2 3 4 5, तो कौन सा ऑप्शन ठीक करोगे आप? ऐसे लिखा होगा तो ये वाला ऑप्शन जो होगा एक ही लाइन में, वो आपका ठीक हो जाएगा। अगर प्रिंट के प्रिंट या फिर प्रिंट के बाद आई ए बी सी डी कुछ भी उसके बाद कोमा लगाए तो ठीक है। तो आई में हमने 1 डाल दिया, जबकि व्हाइल आई जो है वो 10 से छोटा है, 10 के बराबर है, कंडीशन। उसके बाद हमने आई के में एक कंडीशन डाले, आई इज इक्वल टू जो है वो होना चाहिए i+1। i+1 कैसे बनता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स का टॉपिक जब हमने किया था, वहां पे हमने देखा था कि i+ इज इक्वल टू को बोला जाता है i इज इक्वल टू i+1। अब क्या होगा? पहले क्या चेक किया जाएगा? पहले 1 को चेक किया जाएगा। व्हाइल की वजह से पहले 1 को चेक किया जाएगा, क्या 1 10 से छोटा या 10 के बराबर है, तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद i की वैल्यू जो है वो सीधी आएगी यहाँ पे और चेक किया जाएगा 1 में 1 जोड़ के। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ये 1 में 1 क्यों जोड़ा? क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन किया था कि i जो होना चाहिए वो i+1 के हिसाब से होना चाहिए। तो 2 भी क्या है? 10 से छोटा है, तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। ऐसे 1 1 1 1 1 1 जोड़ के लास्ट में पहुंचेंगे हम 9 पे, और फिर 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। लेकिन अब 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 11 हो गया। तो 11 जो है वो 10 से छोटा या 10 से बराबर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 1 से लेके 10 तक ही प्रिंट होगा, और वो भी एक लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट आई के बाद हमने क्या यूज किया हुआ है? ये कोमा यूज किया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एज देयर इज ए कोमा, एक कोमा है आफ्टर प्रिंट आई ऑल द वैल्यूज विल बी प्रिंटेड इन द सेम लाइन। और ये मेरी खुद की लाइन नहीं है दोस्तों, ये NCERT की लाइन है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे होता है आपका व्हाइल स्टेटमेंट में यूज होता है। कंडीशन इन व्हाइल विल इवैल्यूएटेड टू फॉल्स एंड देन दिस टर्मिनेट द लूप। रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द लूप विल बी एक लाइन 1 से 10 तक। जैसे ही 10 से बढ़ा जाएगा तो लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूं ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे अब तक, तो अब पता लग गया आपको कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर ऐसा कुछ व्हाइल आपको लिखा हुआ दिखे तो वहां पे इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करोगे दोस्तों। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो i कोई है, उसमें हमने 1 डाल दिया व्हाइल, जबकि i जो है वो लेस देन इक्वल टू है 10 के।
और प्रिंट कराना है आई, कोमा लगा दिया, यानी कि एक लाइन में रिजल्ट हमारा प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, वहाँ पे तो क्लियर बता दिया था आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे दिया, आई प्लस इज इक्वल टू वन। मैंने अभी आपको बताया था आई प्लस इज इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो ऐसे छोटी छोटी बातें कंफ्यूज करने के लिए डालेंगे। उसके बाद एल्स का यूज भी कर दिया। एल्स क्या करना है, प्रिंट जो नेक्स्ट प्रिंटिंग लाइन होगी, यानी कि आई शुरू में तो ये वाइल वाली चेक करनी है, वाइल ये कंडीशन है, इसके हिसाब से चेक करेंगे, या फिर प्रिंट कर दो कमिंग आउट ऑफ लूप, ये लाइन जो है वो बाद में प्रिंट करानी है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे आई की वैल्यू क्या है, 1 है, जो 10 से क्या है, छोटी है, तो एक प्रिंट तो होगी ही होगी। जब तक प्रिंट होगी, जब तक कितना प्रिंट होगा, तब तक जब तक 10 तक नहीं आ जाएगा तब तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है, उसके हिसाब से अगर एल्स की कंडीशन फॉलो होती है तो ही उस एल्स वाली कंडीशन को आप प्रिंट करोगे। अदरवाइज आपका आंसर सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक की गिनती वहां पे प्रिंट होनी चाहिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएंगे हम। नेक्स्ट आपका होता है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड कंडीशंस क्या थी दोस्तों, एक कंडीशन के अंदर कंडीशन क्या बोला जाता है, नेस्टेड कंडीशन बोला जाता है। तो जब एक लूप के अंदर एक और लूप हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, नेस्टेड लूप बोल देंगे, सिंपल है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिलोंगिंग टू वाइल कैन हैव अनदर वाइल स्टेटमेंट, एक वाइल स्टेटमेंट के अनदर एक और वाइल स्टेटमेंट विच कैन कंटेन अनदर वाइल, उसको क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं, कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। फॉर एग्जाम्पल आई में हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया वाइल, जबकि आई क्या है, 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, पहली कंडीशन हो गई, वाइल स्टेटमेंट का हमने यूज कर दिया। फिर हमने एक और वेरिएबल हमने यहाँ पे दर्शाया जिसको बोला जाता है जे, जिसमें भी हमने क्या डाल दिया, 1 ही डाल दिया। ये इतनी तो क्या है, आई की है कंडीशन, यहाँ से शुरू होती है जे की कंडीशन। जे में भी हमने 1 डाला है, जबकि जे जो है वो छोटा है, बराबर है किसके, आई के बराबर रख दिया दोस्तों। फिर से मैं बता देता हूं, आई में हमने 1 डाला, जबकि वाइल आई जो है वो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है। फिर हमने जे वेरिएबल लिया, जे के अंदर हमने 1 डाल दिया, और जे की कंडीशन हमने बताई है कि जे जो है वो या तो आई के इक्वल है या आई से छोटा है। कहने का मतलब सीधा सीधा क्या है, जे भी किसके बराबर या छोटा हो सकता है, 3 के बराबर या छोटा हो सकता है। फिर हमने प्रिंट करा, जे कोमा लगाया, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन में भी हमारे आंसर आएंगे। उसके बाद जे की कंडीशन डाल दी, जे इज इक्वल टू जे प्लस वन, यानी कि जे की जो भी वैल्यू आएगी उसमें +1 करके हमें प्रिंट करना है, और आई की जो वैल्यू होगी उसको 3 से छोटी या बराबर है तो प्रिंट करना है, और प्रिंट करो। फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, आई में भी क्या है, आई के साथ 1 जोड़ के हमें प्रिंट करवाना है। तो जब दोनों की वैल्यू सेम है, आई की वैल्यू भी सेम है, जे की वैल्यू भी सेम है, और i इज लेस देन 3 है और j भी लेस देन इक्वल टू i है, तो हमारा आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा, i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद i 1 था तो i भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये 2 है वो इसको भी फुलफिल कर रहा है, 2 जो है वो छोटा है, बराबर है 3 के, और 2 जो है वो j की वैल्यू अगर 2 मान ले हम j प्लस 1 करके, तो वो भी छोटा है बराबर i के, क्योंकि i की वैल्यू क्या पूछ चुकी है वहां पे, i भी तो 3 के बराबर इक्वल छोटा होना चाहिए था, तो यहाँ पे j की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी, 1,2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे दोबारा से i की वैल्यू, तो 1 क्या है वो भी उसके बराबर है, ठीक है। फिर हमारी 2 भी प्रिंट हुई थी, वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, अब करेंगे हम 2 + 1 जो क्या होगी, 3 होगी। 3 छोटा या बराबर है 3 के, ठीक है, j के हिसाब से 3 छोटा है बराबर i के, ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो यहाँ पे 3 भी प्रिंट हो जाएगा। तो आंसर में 3 लाइन का आंसर होगा आपका, एक लाइन में 1 प्रिंट होगा, एक लाइन में 1,2 प्रिंट होगा, एक लाइन में 1,2,3 प्रिंट होंगे। कोमा मतलब लगेगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ सेपरेट करने के लिए, कभी आप इसको 12 या 123 समझ जाओ, ये अलग अलग है, एक अलग है, 1 2 अलग है और 1 2 3 अलग है। तो जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो जाता है तो क्वेश्चंस को इस हिसाब से सोल्व करोगे। इसकी ज़्यादा क्लियरिटी आपको तब होगी जब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। हमने कोई वेरिएबल लिया था i जिसमें हमने 1 वैल्यू डाली थी, कोई वेरिएबल लिया था हमने j जिसके अंदर भी हमने 1 वैल्यू डाली थी।
आई की कंडीशन दे दी हमने कि आई जो है वो 3 से छोटा या 3 के बराबर हो। जे की कंडीशन दे दी कि जे जो है वो आई से छोटा या आई के बराबर हो, यानी कि जो वैल्यू आई की आएगी उसके हिसाब से जे को भी चेक किया जाएगा। जे की वैल्यू को चेक करना है जे प्लस 1 करके, और आई की वैल्यू को भी चेक करना है आई प्लस 1 करके। जब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है, जे की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के हिसाब से जब हमने चेक किया वैल्यू कितनी पहुंच चुकी है, 1 पहुंच चुकी है, और 1 जो है वो छोटा है बराबर है 3 के, और जे की वैल्यू जो है वो भी 1 थी, वो 1 है छोटा है बराबर 3 के। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस 1 करेंगे, तो प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और आई में प्लस 1 करेंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ दोबारा जब प्रिंट होगा तो 1 भी प्रिंट होगा और 2 भी प्रिंट होगा। तीसरी बार जब हमने चेक किया तो एक दोनों में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है तो 1 भी प्रिंट होगा, दोनों में 2 भी कंडीशन फॉलो कर रहा था तो 2 प्रिंट होगा। तीसरे में ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है दोस्तों, ये जे इज लेस देन इक्वल टू आई लिखा हुआ है ना, ये इस कंडीशन की वजह से ऐसा होने लग रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो तीसरी बार जब हमने चेक किया, आई में प्लस 1 किया तो भी कितना आया, 3 आया, जे में प्लस 1 किया तो भी कितना आया, 3 आया। जब दोनों में 3 आया है और कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो हमारा 3 भी प्रिंट हो जाएगा। ये ऐसा काम कब होता है, ऐसा काम होता है जब हमारा एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। अब तक देखा हमने व्हाइल स्टेटमेंट, अब हम देखते हैं फॉर स्टेटमेंट के बारे में। फॉर स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसा होता है, सिंटैक्स थोड़ा सा देख लो आप ऐसे यहाँ पे, जैसे टारगेट लिस्ट इन एक्सप्रेशन लिस्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, फॉर पहली स्टेटमेंट पहली कंडीशन, एल्स दूसरी स्टेटमेंट दूसरी कंडीशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, हमें एक लूप चलाना है जो प्रिंट कराएगा वैल्यूज को 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज को। हमने यूज किया फॉर स्टेटमेंट का, फॉर आई, आई क्या है हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो एक आई वेरिएबल के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, आई के लिए एक रेंज हमने डिसाइड कर दी, क्या 1,11,1। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो इसके बारे में मैं बता दूं, पहला जो एलिमेंट होता है वो शो करता है START को, दूसरा जो एलिमेंट होता है वो शो करता है STOP को, और तीसरा जो एलिमेंट होता है वो शो करता है STEP को। अगर आपने हमारा फंक्शंस वाला जो टॉपिक देखा हो तो वहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था एक रेंज फंक्शन का, रैंड रेंज जिसको बोलते हैं, रैंडम रेंज भी बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं। वहाँ पे हमारे पास ये तीनों होते हैं, जहाँ पे पहला शो करता है कहाँ से शुरू करना है, दूसरा शो करता है कहाँ पे रुकना है, और तीसरा शो करता है कितने स्टेप लेने हैं। तो अगर वहाँ पे हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ है थोड़ा सा डीप में जाके कि अगर पहला ना हो तो हमें क्या करना है, दूसरा ना हो तो हमें क्या करना है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख के उस चीज़ को समझ जरूर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आई के लिए रेंज स्थापित कर दी हमने 1,11,1, यानी कि 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 11 तक जाएंगे, कितने स्टेप लेंगे, एक एक स्टेप लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तक लगातार हमारा लूप चला। कौन सा लूप चला, फॉर लूप चला। तो फॉर लूप या फॉर स्टेटमेंट का जहाँ पे जिक्र आता है वहाँ पे ऐसे रेंज दी होती है आपको, जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन जो है वो लगातार करना पड़ता है, एक के बाद एक रिपीटेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर 2 होता तो हम 2 का स्टेप लेते, 1 से शुरू करते, 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, ऐसे करके हम जाते। बस खास बात यहाँ पे याद रखने की ये है, अगर आपको डीप में इसको समझना है तो आपको फंक्शन की वीडियो देखनी पड़ेगी। खास बात ये होती है कि जहाँ पे हमें रुकना होता है हम उसको काउंट नहीं करते हैं, चाहे फिर यहाँ पे 2 का गैप हो, चाहे यहाँ पे 3 का स्टेप लेना हो, चाहे 4 का स्टेप लेना हो, 5 का स्टेप लेना हो, लास्ट वाला जो होता है उसको ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक से आपको पता ही लग रहा है कुछ ना कुछ टूटेगा, कुछ ना कुछ रुकेगा। जब गाड़ी में जा रहे हैं ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे हम रुक जाते हैं, ब्रेकर आता है वहाँ पे स्लो कर लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी रुक जाती है। तो पाइथन के अंदर जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वहाँ पे अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पे रुक जाओ, उसके आगे हमें कुछ भी काम नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ब्रेक कैन बी यूज्ड टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप। मान लो लूप चल रहा है, 1+1 हो रहा है, 2+1 हो रहा है, 3+1 हो रहा है, फिर ब्रेक का यूज कर दिया, तो अनकंडीशनली हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, लूप को बंद करना पड़ेगा, लूप से बाहर आना पड़ेगा।
इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। हाँ बिल्कुल, लूप एग्जीक्यूट होने लग रहा था हमारा, उसको टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक कैन बी यूज इन वाइल लूप एंड फॉर लूप। ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो वाइल में भी यूज हो सकती है और फॉर में भी यूज हो सकती है, दोनों में यूज हो सकती है। ब्रेक इज मोस्टली रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा जरूरत ब्रेक की तब पड़ती है व्हेन बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल कंडीशन वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम ए लूप। जब कोई बाहरी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से हमें रुकना चाहिए, वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे फॉर का यूज किया हमने, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, फॉर लेटर इन पाइथन, ये जो पाइथन लेटर हमें यहाँ पे दिया है जिसके अंदर क्या है, PYTHON 6 कैरेक्टर्स हैं। इस लेटर के लिए, फॉर का मतलब क्या हो गया, के लिए, इस लेटर के लिए हमें लूप चलाना है। इफ स्टेटमेंट का यूज करके हमने दिया है, कब तक लूप चलाना है, अगर लेटर जो है वो h के इक्वल है तब तक हमें फॉर लूप चलाना है, और फिर क्या कर देना है, हमें ब्रेक कर देना है, बंद कर देना है। तो प्रिंट करेंगे लेटर, तो लेटर क्या प्रिंट होगा, पहला P प्रिंट होगा, दूसरा Y प्रिंट होगा, तीसरा T प्रिंट होगा, चौथा क्या आ गया, H। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर लेटर H के बराबर है तो हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इसका मतलब सिर्फ ये 3 कैरेक्टर जो हैं वही प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, हम हमारी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब ब्रेकर आता है, गाड़ी में बैठे होते हैं, स्लो करते हैं, फिर गाड़ी को रोकते हैं, फिर हमारा दोस्त हमें बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलते रहो, कोई ऐसा बात नहीं है, हाईवे है, तो हम क्या करते हैं, हमारी ड्राइविंग को कंटिन्यू रखते हैं। वैसे ही दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेल पाइथन टू स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, यानी कि भाई उनको छोड़ तू, अभी जो करंट लूप चल रहा है, अभी जो लूप चल रहा है उसको तू छोड़ और मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन, अगली बात पे तू चल। गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, तो गाड़ी को कंटिन्यू रख, बीच में कितने भी ब्रेकर आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान मत दे। ऑफ द लूप कंटिन्यू विल रिटर्न बैक टू द कंट्रोल ऑफ द एग्जाम्पलिंग ऑफ द लूप। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद बोथ वाइल और फॉर स्टेटमेंट। ये भी क्या हो सकता है, दोनों बोथ वाइल और फॉर स्टेटमेंट के साथ यूज हो सकता है। कैसे, देखो, फॉर इस लेटर के लिए, कौन से लेटर के लिए, पाइथन लेटर के लिए, अगर लेटर बराबर है h के, जब हम h पे पहुंचेंगे तो एक तो हमें क्या किया था, एक तो हमने कर दिया था ब्रेक, लेकिन अगर लेटर बराबर है h के तो हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू रखना है। भाई तुम्हें ध्यान नहीं देना किसी बात पे, h से बराबर पहुंच के भी हमें पूरा का पूरा प्रिंट करवाना है। तो लूप क्या करेगा, पूरा चलेगा, लूप P प्रिंट करेगा, लूप Y प्रिंट करेगा, लूप T प्रिंट करेगा, H भी प्रिंट करेगा, O भी प्रिंट करेगा और N भी प्रिंट करेगा। यहाँ पे H भी आएगा, तो पूरा का पूरा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो दोस्तों। इस तरीके से आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो अगर आपको रुकना होता है तो। फॉर के लिए यूज होता है, फॉर यूज होता है लगातार चीजें चलती हैं, कंटिन्यू लूप आपका चलता रहता है, जिसमें आपको स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप 3 कंडीशंस दी जाती हैं। नेस्टेड लूप होता है जब एक लूप के अंदर हम लूप का यूज करते हैं। वाइल स्टेटमेंट का यूज हम देख चुके हैं, जबकि लूपिंग कंस्ट्रक्ट हम देख चुके हैं, लूप्स किस लिए यूज होते हैं। नेस्टेड कंडीशन होती है जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों। और हमने देखा कंडीशनल और लूपिंग कंस्ट्रक्ट का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा सारा का सारा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट रहे आपका तो हम टेलीग्राम चैनल पे और हमारी कम्युनिटी टैब पे ऊपर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या आप कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो बने रहिए चैनल के साथ और करते रहिए अपनी तैयारी। राम राम एंड धन्यवाद दोस्तों।